हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग? इट इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजंस, choosing one course of action among various feasible alternatives available with an immediate or limited time frame। यहां पर हमें क्या करना है, हमारे पास अगर 2-3 ऑल्टरनेटिव्स है तो ऐसे केस में, अगर ऑल्टरनेटिव्स है तो ऐसे केस में हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, वो हमें डिसाइड करना है। दैट इज नथिंग बट शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग। यानी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है तो उसे कैसे एनालाइज करें, कौन सी चीजें कंसिडर करें और फिर एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल डिसीजन पे हम आए, वो हम यहां पर देखने वाले कि हम बिजनेस में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। It involves evaluation of cost and benefit of short-term actions such as whether to make a product or outsource। अगर हमें डिसीजन लेना है कि क्या मुझे खुद बनाना चाहिए कि आउटसोर्स करना चाहिए, तो वो डिसीजन हम यहां पर लेंगे। Whether to accept a special order or no। हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पेशल ऑर्डर लेना है तो क्या हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो कौन सा प्राइस कोट करना चाहिए, वो भी हम यहां पर लेंगे। फिर वेदर टू कीप और ड्रॉप एन अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट। अगर कोई अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट है तो उसे क्या रखना चाहिए कि ड्रॉप कर देना चाहिए। तो ये टाइप के डिसीजंस भी हम यहां पर लेने वाले। तो दिस इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अभी ये जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है और स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, ये दोनों में एक छोटा डिफरेंस है। वो क्या है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऑन द अदर हैंड यूजुअली आर लॉन्ग टर्म इन नेचर बिकॉज दे इन्वॉल्व choosing between different strategies that attempt to provide a competitive advantage in the long run। तो strategic decision और short term decision making different है। यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं that is short term decision making। अभी in order to take a perfect short term decision one must consider following points। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये आपको अच्छे से दिमाग में रजिस्टर होने जाने चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम ये पॉइंट्स को समझकर ही अपना डिसीजन देंगे या फिर अपना डिसीजन लेंगे। कौन से 3 पॉइंट्स है? तो सबसे पहले यहां पर दिया है कंसिडर ओनली रेलेवेंट कॉस्ट व्हाइल इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव। कंसिडर ओनली रेलेवेंट कॉस्ट व्हाइल इवैल्यूएटिंग दी ऑल्टरनेटिव। अभी ये रेलेवेंट कॉस्ट को हम आने वाले हाफ एन आवर में अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या रेलेवेंट कॉस्ट होता है और क्या रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होता है। लेकिन इसके लिए पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सो दैट लॉजिकली आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके घर में आपके कोई भाई बहन या सिबलिंग या कोई आता है, या फिर आपके कोई भाई बहन है और वो लोग जिद करते हैं कि मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खाना है, मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खाना है। आपके मम्मी आते हैं आपके पास, ए बेटा जा जल्दी तेरे भाई के लिए आइसक्रीम लेके आ या फिर तेरी बहन के लिए आइसक्रीम लेके आ। आप बोल रहे हो यार अभी मुझे जाने का कंटाला आ रहा है, मैं दुकान में नहीं जाने वाला हूं। मम्मी मॉडर्न है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज जानती है। मम्मी ने कहा तो एक काम कर, ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। आप बोलते हो हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूं। तो आप अपना फोन लेते हो, अपना फोन जैसे ही निकालते हो तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपका डेटा एक्सपायर हो गया है, आपका जो डेटा है वो उसका लिमिट खत्म हो गया है, तो आपको डेटा रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलते हो मैं डेटा रिचार्ज करवा लूंगा, उसके बाद मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मेरे भाई या बहन उसे आइसक्रीम दे दूंगा। अभी आप ऑप्शंस इवैल्यूएट करते हो तो आपको मिलते हैं 2 ऑप्शन। या तो आप स्विगी इंस्टामार्ट से मंगा सकते हो आइसक्रीम, या फिर आप जेप्टो से मंगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, या तो स्विगी इंस्टामार्ट से आइसक्रीम मंगा सकते हो या फिर जेप्टो से मंगा सकते हो। अभी स्विगी इंस्टामार्ट पे आप आपकी जो फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम है उसका प्राइस चेक करते हो तो उसका प्राइस आता है 40 रुपीज। उसका प्राइस क्या आता है? 40 रुपीज। और जेप्टो पे जब आप आइसक्रीम देखते हो तो उसका प्राइस आता है 35 रुपीज। अभी आप सोचते हो कि यार बहन या भाई के लिए आइसक्रीम मंगा रही हूं या फिर मंगा रहा हूं तो मेरे लिए भी मंगा लेता हूं, और तुरंत मम्मी का आवाज आता है बेटा मैक्सिमम रुपीज में जो तुझे देने वाली वो सिर्फ 60 रुपीज है, 60 रुपीज में तुझे जो करना है वो कर, उससे ऊपर 1 रुपए में तुझे नहीं दूंगी। युवा लेकर ये तो धर्म संकट आ गए। लेकिन जो फेवरेट आइसक्रीम है जो भाई बहन को पसंद है वो तो 40 और 35 में ही मिलेगी, तो अभी मैं क्या करूं? तो आप सोचते हो चलो मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, मैं उनके लिए मंगा लेता हूं। अभी आपके पास टोटल 60 रुपीज है, आपको आइसक्रीम मंगानी है, आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव है, या तो स्विगी इंस्टामार्ट से मंगाओ या जेप्टो से मंगाओ। लेकिन पहला कंसर्न एक आपको आया कि इंटरनेट नहीं था तो आपको डेटा रिचार्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप करते हो डेटा रिचार्ज, जिसमें आपके चले जाते हैं 10 रुपए। जिसमें क्या होता है, आपके चले जाते हैं 10 रुपए। अभी दूसरा, अभी हम क्या करते हैं, आप जैसे ही आइसक्रीम ऑर्डर करने जाते हो, जैसे ही आप आइसक्रीम ऑर्डर करने जाते हो तो आपको यहां पर दिखता है डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फी। ये दोनों के केस में 10 रुपीज है।
ये कितना है, दोनों के केस में 10 रुपीज है। अभी आप मुझे बताओ, अगर आपको डिसीजन लेना हो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, तो कौन से जो कॉस्ट है वो रेलेवेंट है और कौन से कॉस्ट इररेलेवेंट है। तो सबसे पहले ये जो डेटा का कॉस्ट आपने इनकर किया है, ये जो 10 रुपीज इंटरनेट का कॉस्ट इनकर किया है, क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट है कि इररेलेवेंट है? ये इररेलेवेंट कॉस्ट है, बिकॉज दिस इज अ संक कॉस्ट, ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। दिस कॉस्ट हैड टू बी इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू ऑर्डर फ्रॉम स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो, और ये ऑलरेडी इनकर हो गया है। इससे आपके डिसीजन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हेंस संक कॉस्ट आर ऑलवेज इररेलेवेंट कॉस्ट। हेंस ये जो इंटरनेट का कॉस्ट है, डेटा का कॉस्ट है, वो कैसा है, इररेलेवेंट कॉस्ट है, तो इसे हम भूल जाते हैं। अभी दूसरा, आइसक्रीम का कॉस्ट यहां पर 40 रुपीज में मिल रही है, यहां पर 35 रुपीज में मिल रही है। क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट है कि इररेलेवेंट कॉस्ट है? ये रेलेवेंट कॉस्ट है। ये रेलेवेंट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव्स में कॉस्ट अलग है। अगर मैं स्विगी इंस्टामार्ट से मंगा रहा हूं तो वही आइसक्रीम मुझे 40 की पड़ रही है, वर्सेस जेप्टो से मंगा रहा हूं तो मुझे वो 35 की मिल रही है। हेंस दिस बिकम्स अ रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये क्या हो गया, रेलेवेंट कॉस्ट हो गया। अभी ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म चार्जेस है, डिलीवरी के चार्जेस वो कितने हैं, 10 रुपीज और 10 रुपीज। ये कॉस्ट रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? ये कॉस्ट खर्चा तो आपको करना पड़ेगा, बट ये कॉस्ट इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव में ये सेम है। डिलीवरी कॉस्ट के बेसिस पे आपका डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है। हेंस दोज कॉस्ट जिनके बेसिस पे अगर आपका डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है, ऐसे कॉस्ट जो दोनों अल्टरनेटिव्स में सेम है, जो दोनों अल्टरनेटिव्स में सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इररेलेवेंट कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट होते हैं वो आपके इररेलेवेंट कॉस्ट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, इररेलेवेंट कॉस्ट हो जाते हैं। अभी यहां पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करने जाते हो तो फाइनल पेमेंट के वक्त निर्मला सीतारमण जी याद आ जाते हैं ये दोनों एप्स को, और ये दोनों ऐप क्या करते हैं, आपके ऊपर 15 रुपीज का टैक्स चिपका देते। क्या करते हैं, सॉरी 5 रुपीज का टैक्स चिपका देते। एक सेकेंड ना, यहां पर हम 5 रुपीज लेते हैं, 5 रुपीज का टैक्स चिपका देते। दोनों के केस में 5 रुपीज का टैक्स लग जाता है। अभी आप मुझे बोलो कि ये 5 रुपीज रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है? इट इज इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव्स में सेम है। तो आप सोचते हो दोनों में मुझे टैक्स लग रहा है, मैं एक काम करता हूं, डंजो चेक करता हूं, डंजो में शायद कुछ सस्ता वगैरह मिलता है। तो आप क्या करते हो, तीसरा ऐप खोलते हो जिसका नाम है डंजो। डंजो में आप आइसक्रीम का प्राइस चेक करते हो तो वो 35 का ही है। वहां पर जब भी आप डिलीवरी कॉस्ट देखने जाते हो, तो डिलीवरी कॉस्ट हो जाता है 15 रुपीज। डिलीवरी कॉस्ट 15 रुपीज हो जाता है। और ये जो टैक्स है वो कितना होता है, जो टैक्स है दैट इज 5 रुपीज। जो टैक्स है वो कितना हो जाता है, 5 रुपीज। लेकिन यहां पर क्या होता है, आपको एक 5 रुपीज का डिस्काउंट कूपन मिलता है। क्या मिलता है, 5 रुपीज का डिस्काउंट कूपन मिलता है। तो अभी अगर आप टोटल कॉस्ट तीनों में निकालने जाओ तो कितना होगा, यहां पर 40 रुपीज, यहां पर 1050, यहां पर 55 रुपीज होगा। और 10 रुपीज का आपने डेटा का खर्चा ऊपर किया था तो टोटल 65 हो गया। अगर जेप्टो के केस में मैं निकालू तो 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 5 50 और 10 रुपीज डेटा का खर्चा, तो यहां पर 50 प्लस 10 विच कम्स टू 60। और ये केस में 35 प्लस 15 कितना होता है, 35 प्लस 15 विच कम्स टू 50 रुपीज। और ये 5 रुपी इनकर हो रहा था, 5 का डिस्काउंट मिल रहा था और 10 रुपए का डेटा, तो यहां पर भी 50 प्लस 10 विच कम्स टू 60। अभी अगर ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, तो यहां पर अभी मुझे बताओ कौन से कॉस्ट रेलेवेंट होते हैं और कौन से कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाते हैं। यहां पर ये जो डेटा का कॉस्ट है दैट इज ऑब्वियसली इररेलेवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट है। आइसक्रीम का कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि वो सारे ऑल्टरनेटिव्स में अलग है। डिलीवरी कॉस्ट, पहले एग्जांपल में जब जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट ये दो थे तो डिलीवरी कॉस्ट वाज इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑल्टरनेटिव्स में सेम है। लेकिन अगर हम ये अभी तीनों को कंसिडर करते हैं तो यहां पर डिलीवरी कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 10, 10 और 15 है। यहां पर ये जो टैक्स का है दैट बिकम्स इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि वो तीनों ऑल्टरनेटिव्स में सेम है। वेयरएज ये डिस्काउंट है, दिस बिकम्स अ रेलेवेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो ये दो ऑल्टरनेटिव में कुछ भी नहीं है वर्सेस थर्ड ऑल्टरनेटिव में है। तो आई होप आपको रेलेवेंट कॉस्ट क्या है वो पता चल गया। रेलेवेंट कॉस्ट ओवरव्यू एक ब्रीफ मिल गया। तो पहला फैक्टर, कोई भी शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना हो तो क्या होना चाहिए कि रेलेवेंट कॉस्ट आपको कंसिडर करना है। कंसिडर ओनली रेलेवेंट कॉस्ट, यानी ये केस में ये टैक्स कंसिडर मत करना बिकॉज दैट इज इररेलेवेंट। ये संक कॉस्ट कंसिडर मत करना, दैट इज इररेलेवेंट। तो सबसे पहला अगर कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है तो हमें किसके बेसिस पे लेना है, सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट के बेसिस पे लेना है। नेक्स्ट क्या दिया है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज।
मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो उससे भी आपको फैक्टर करना है, अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो उससे भी आपको फैक्टर करना है। अभी हमारे केस में लिमिटिंग फैक्टर क्या है, हमें यहां पर कहा गया था मम्मी ने कि सिर्फ 60 रुपीज में दूंगी, 60 रुपीज में जो करना है करो, उसमें से 10 रुपीज तो संक कॉस्ट है। हमने यहां पर देखा कि डिसीजन मेकिंग में आपको ये जो संक कॉस्ट है ना उसे कंसिडर नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, हमें ये व्हाट वी कॉल हमें यहां पर ये 10 रुपीज आप निकाल दो, तो हमारे पास अभी डिसीजन लेने के लिए बचा है या तो, अच्छा ये 5 भी कंसिडर नहीं करना है, बट वो अभी मैं कैलकुलेशन में नहीं ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम ले लेते हैं, यहां से मुझे 55 रुपीज में पड़ रहा है, यहां से मुझे 50 रुपीज में पड़ रहा है, और डंजो से भी मुझे 50 रुपीज में पड़ रहा है। अभी मेरे पास एक लिमिटिंग फैक्टर आ गया है, मम्मी ने कहा सिर्फ 60 रुपीज का ही खर्चा करना है, ऑलरेडी डेटा में 10 रुपीज का तो खर्चा हो गया है, तो नाउ आई हैव ओनली वॉलेट ऑफ 50 रुपीज, मुझे 50 रुपीज में से ही खरीदना पड़ेगा, इसीलिए ये जो आपका ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। हेंस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्ट के साथ साथ आपको एक लिमिटिंग फैक्टर अगर है तो उससे भी कंसिडर करना है। थर्ड, कंसिडर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑल्सो व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। हमें रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर करना है, हमें लिमिटिंग फैक्टर कंसिडर करना है, और साथ में हमें नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करने हैं। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या, यहां पर देखो मैं न्यूट्रल था, मैं या तो जेप्टो से मंगाऊं या फिर डंजो से मंगाऊं, दोनों में मुझे कॉस्ट 50 रुपीज पड़ रहा था, आई वॉज न्यूट्रल, सेम आइसक्रीम मिल रहा था। लेकिन जेप्टो 10 मिनट डिलीवरी करता है और डंजो वो मुझे 50 मिनट 60 मिनट या फिर कई बार 1.5 आवर डिलीवरी कर रहा है। तो यहां पर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में कंसिडर करूं तो मेरे भाई बहन को जल्दी आइसक्रीम खाना है, हेंस डंजो का ऑप्शन भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है, टाइम ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी वगैरह, तो उसमें ये ऑप्शन भी निकल जाता है, हेंस जो ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा दैट विल बी जेप्टो। तो ऐसे अगर शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग आपको करना है तो 3 चीजें कंसिडर करनी है। एक तो रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर करो, दूसरा लिमिटिंग कोई फैक्टर है तो लिमिटिंग फैक्टर को कंसिडर करो, एंड तीसरा डिसीजन लेने से पहले नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी देख लो, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी देख लो। ये जो एग्जांपल था वो तो हाइपोथेटिकल था, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बेस क्लियर हो जाना चाहिए कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है। कई बार हमें क्या मिलता है, जो मटेरियल्स वगैरह वो सस्ता मिल रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे केस में ये नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसिडर भी हमें करना चाहिए और वो हिसाब से ही हमें डिसीजन लेने चाहिए। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि अगर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करना हो तो कौन सी 3 चीजों का ध्यान कर रखना है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो अभी हम समझते हैं कौन से कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन से कॉस्ट इररेलेवेंट है। व्हाट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट? अ कॉस्ट टू बी रेलेवेंट इन अ डिसीजन मेकिंग देयर मस्ट बी 2 क्राइटेरियाज। कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट कहा जाता है? तो अगर वो ये 2 क्राइटेरियाज फुलफिल करता है देन इट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। कौन से 2 क्राइटेरिया? एक, it has to be a future cost, it has to be a future cost, that is it should be related to future। हमारे एग्जांपल में वो जो इंटरनेट का कॉस्ट था डेटा, दैट वाज अ संक कॉस्ट, पहले ही इनकर हो गया था, वो फ्यूचर कॉस्ट नहीं है, इसलिए वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं था। डिलीवरी कॉस्ट इज अ फ्यूचर कॉस्ट, आपको अभी इनकर करना है। गवर्नमेंट टैक्स तो अभी आपको पे करना है, आइसक्रीम का खर्चा तो आपको पे करना है, हेंस दोज कॉस्ट वर बिकमिंग अ रेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज दोज वर फ्यूचर कॉस्ट। और दूसरा क्या है? It has to be a differential cost. For example, टैक्स सब केस में सेम था, इसीलिए वो irrelevant cost हो जाता है। पहला एग्जांपल लिया जहां पर सिर्फ स्विगी और जेप्टो था, वहां पर जो डिलीवरी कॉस्ट था वो भी सेम था, हेंस इट बिकम्स अ irrelevant कॉस्ट। इसीलिए कॉस्ट को अगर रेलेवेंट होना है तो एक तो वो फ्यूचर कॉस्ट होना चाहिए, दूसरा वो डिफरेंशियल कॉस्ट होना चाहिए। अगर ऑल्टरनेटिव्स में वो कॉस्ट सेम है, इट मस्ट बी डिफरेंट फॉर ईच ऑल्टरनेटिव अंडर कंसिडरेशन। अगर वो ऑल्टरनेटिव्स में सेम है तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा, और अगर वो फ्यूचर कॉस्ट नहीं है तो भी वो इररेलेवेंट हो जाएगा। तो ये आप आई होप आपको अच्छे से समझा व्हाट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। अ कॉस्ट टू बी रेलेवेंट इट हैज टू बी फ्यूचर कॉस्ट एज वेल एज इट हैज टू बी डिफरेंशियल कॉस्ट। एक बार मेरे साथ आप सब बोलोगे, चलो एक बार मेरे साथ बोलो। अ कॉस्ट टू बी अ रेलेवेंट कॉस्ट इट हैज टू बी फर्स्ट फ्यूचर कॉस्ट, बोलो मेरे साथ, इट हैज टू बी अ फ्यूचर कॉस्ट, एंड दूसरा इट हैज टू बी अ डिफरेंशियल कॉस्ट, इट हैज टू बी अ डिफरेंशियल कॉस्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझा है, क्लियर। अगर ये समझ गया है ना तो आगे हम जो भी एग्जांपल्स देखेंगे ना वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। चलो अभी यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए कॉस्ट एंड उसके क्लासिफिकेशंस दिए, ये एक एक करके देखे। उसके पहले 1 आवर हो गया है, पानी अगर अभी तक हमने नहीं पिया है तो पी लेना, इसलिए आपके पास बॉटल है उसे निकाल लो और अच्छे से 1-2 सिप पानी पी लो सो दैट आप फ्रेश हो जाओ। फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलो
रेडी? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे, इसलिए इसका कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है? चलो, क्लियर, रेडी, ऑल सेट, शुड वी बिगिन? तो लेट अस बिगिन. रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? A cost to be relevant, it has to be a future cost and it has to be a differential cost. अभी सबसे पहला एग्जांपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? जो संक कॉस्ट, हमारे एग्जांपल में जो इंटरनेट का था, कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड इन पास्ट एंड विल नॉट अफेक्ट आवर फ्यूचर डिसीजन. इट इंक्लूड्स संक कॉस्ट, फॉर एग्जांपल इनकर्ड एंड पेड इन पास्ट, या फिर कमिटेड कॉस्ट, इनकर्ड इन पास्ट बट नॉट येट पेड. ये दोनों हिस्टोरिकल कॉस्ट है. संक कॉस्ट क्या है? पहले इनकर भी हो गया है, पे भी हो गया, या फिर ऐसा कुछ कॉस्ट होगा जो कमिट हो गया है ऑलरेडी, उससे आपका कोई डिसीजन अभी अफेक्ट नहीं होने वाला, भले वो पे करना बाकी है लेकिन इट इज ऑलरेडी कमिटेड. तो ये दोनों टाइप के कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड बोथ दिस कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. दूसरा है फ्यूचर कॉस्ट. अभी रेलेवेंट कॉस्ट के डेफिनेशन में ही फ्यूचर कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर कॉस्ट क्या होने वाला है? रेलेवेंट है. लेकिन यहां पर लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट. इवन अमंग द फ्यूचर कॉस्ट, दोज वेरिएबल कॉस्ट which do not differ under various alternatives is irrelevant. फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट है, लेकिन वो डिफरेंशियल अगर नहीं है, सारे ऑल्टरनेटिव्स में वो सेम है, देन फ्यूचर कॉस्ट विल ऑल्सो बिकम एन इररेलेवेंट कॉस्ट. अगर फ्यूचर कॉस्ट सारे ऑल्टरनेटिव्स में डिफरेंट नहीं है तो वो भी इररेलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज फॉर अ कॉस्ट टू बी रेलेवेंट इट हैज टू बी फ्यूचर एज वेल एज डिफरेंशियल. उसके बाद आता है फिक्स्ड कॉस्ट. व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट इज द वन विच इज ऑलरेडी या तो अब्सॉर्ब हो गया है, इनकर हो गया है, ऑलरेडी एलोकेट हो गया है, ऑलरेडी रिकवर हो गया है. ये सारे जो कॉमन कॉस्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इररेलेवेंट कॉस्ट. क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे भी हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करते, हम यूजुअली कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं. हेंस फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे भी इररेलेवेंट है. जो कौन से? जो ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड है, इनकर्ड है, एलोकेटेड है, ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट इररेलेवेंट है. लेकिन शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग में फिक्स्ड कॉस्ट भी रेलेवेंट बन जाएगा अगर हमें वो फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनली इनकर करना पड़ रहा है, या फिर यू कैन अवॉइड इट, या फिर इट्स एन इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर इट्स एन स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये क्या बन जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा. सर एग्जांपल दो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हमें कोई स्पेशल ऑर्डर मिल रहा है और वो स्पेशल ऑर्डर के लिए हमें स्पेसिफिकली एक नया मशीन खरीदना पड़ेगा जिसका कॉस्ट 20,000 होता है. शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग में फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट है, लेकिन यहां पर दिस इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट. दिस इज कॉस्ट विच हैज टू बी स्पेसिफिकली इंकर्ड फॉर दैट मशीन या फिर फॉर दैट स्पेशल ऑर्डर. इसीलिए ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये रेलेवेंट कॉस्ट हो जाता है और इससे हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा. तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन से? अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे है जो अवॉइडेबल है, जो हम अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जो एडिशनल है, या फिर जो इंक्रीमेंटल है, या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर के लिए स्पेसिफिकली वो खर्चा करना पड़ रहा है, तो ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट ये सारे रेलेवेंट हो जाते हैं, बाकी सारे इररेलेवेंट है. यहां पर दो एक्सेप्शंस दिए हैं. कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, यहां पर ये जो हमने कहा है ना कि फिक्स्ड कॉस्ट इज इररेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड अगर आप फॉलो करते हो तो यहां पर आप प्राइस ही कैसे डिसाइड करोगे? बेस्ड ऑन दी टोटल कॉस्ट. तो अगर टोटल कॉस्ट के बेसिस पे आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो और उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, तो ये केस में फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट हो जाता है. या फिर अगर आप नेट प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हो या फिक्स्ड कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हो, यहां पर दो एक्सेप्शंस है. एक तो अगर आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड यूज करते हो तो वहां पर टोटल कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, हेंस फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगा. और या तो आप फिक्स्ड कॉस्ट या फिर नेट प्रॉफिट मेथड यूज करते हो. अभी नेट प्रॉफिट मेथड कैसे मिलेगा? नेट प्रॉफिट ही मिलेगा जब भी आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों डिडक्ट करोगे. तो नेट प्रॉफिट मेथड यूज करके अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो वहां पर भी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रेलेवेंट हो जाएगा. बाकी सारे केसेस में फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट है. लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल है, अवॉइडेबल है, इंक्रीमेंटल है, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए वो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगा. उसके बाद हमने एक देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज रेलेवेंट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज रेलेवेंट. कोई भी क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज रेलेवेंट होगा. क्यों? क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर रहे हो. यानी एक ऑल्टरनेटिव अगर आप सिलेक्ट करते हो तो दूसरे ऑल्टरनेटिव में से जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था वो अभी नहीं मिलेगा. दैट इज नथिंग बट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करके ही हमें हमारा डिसीजन लेना है. व्हाट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी और मैक्सिमम बेनिफिट और कॉन्ट्रीब्यूशन फोरगॉन दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर कंपेयर्ड. वही मैंने आपको कहा, जब भी ऑल्टरनेटिव्स कंपेयर करते हैं तभी जो बेनिफिट हमने फोरगो किया है दूसरा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए, उसे हमें डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करना पड़ेगा.
इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इट इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट बट अ नोशनल कॉस्ट एंड इज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है बट इट्स अ नोशनल कॉस्ट, लेकिन ये लॉस हमें हो रहा है, नोशनल लॉस हमें हो रहा है या फिर नोशनल बेनिफिट हम फॉरगो कर रहे हैं, हेंस इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे हमें कंसिडर करना है। ये सारे कॉस्ट के हम आगे एग्जांपल लेने वाले, इसलिए आप टेंशन में लेना, एग्जांपल्स जैसे जैसे सॉल्व हो गए वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। उसके बाद है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या है? दिस इज दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू द आउटसाइडर, दैट इज कैश एक्सपेंडिचर टू बी पेड। दीज कॉस्ट आर रेलेवेंट। अगर कोई स्पेसिफिक कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, तो डीम्ड वो क्या हो जाएगा? रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा। एंड अदर कॉस्ट लाइक ऑफिस रेंट, फिक्स सैलरी ऑफ मैनेजर, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, R&D आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बाकी जितने भी कॉस्ट है, ये सारे एडमिन कॉस्ट वगैरह, वो भी इररिलेवेंट है, क्योंकि आप ये ऑल्टरनेटिव चूज करो या ये ऑल्टरनेटिव चूज करो, दोनों ऑल्टरनेटिव्स में आपको ये एडमिन का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। सिंस इट्स नॉट अ डिफरेंशियल कॉस्ट, इट इज इररिलेवेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा है जो स्पेसिफिकली आप वो ऑर्डर के लिए यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरवाइजर को हायर कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर दैट स्पेशल ऑर्डर, तो वो सुपरवाइजर का कॉस्ट रिलेवेंट हो जाएगा। अगर आप कोई R&D कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर दैट ऑल्टरनेटिव या फिर स्पेसिफिकली फॉर दैट स्पेशल ऑर्डर, तो वो R&D कॉस्ट रिलेवेंट हो जाएगा। तो आई होप ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि रेलेवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं और इररिलेवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं। मैं ये टॉपिक पर इतने आराम से जा रहा था और एम्फेसिस कर रहा था क्योंकि एमसीक्यूज में रेलेवेंट इररिलेवेंट पे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम अभी अच्छे से ये टॉपिक को हमारे दिमाग में फिट कर ले। ठीक है, चलो।